स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल आइला टॉक्स पर। दोस्तों, आज का विषय हमारा जो है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A से बचने के तरीकों के ऊपर है। ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनको अपनाकर 498 की जो धाराएं आपके खिलाफ लगाई गई हैं उससे बचा जा सकता है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि 498 जो है वो महिलाओं के लिए एक हथियार है जो महिला उत्पीड़न से महिलाओं का बचाव करता है। अगर महिलाओं को किसी भी प्रकार से पति या पति के नातेदारों रिश्तेदारों ने कोई क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया हो उसके साथ, तो 498A का वो बचाव ले सकती है। 498A के तहत वो मुकदमा दर्ज कराकर और क्रूरता से बच सकती है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो इससे बचाव के लिए है कि अगर किसी के ऊपर झूठा आरोप लगा दिया जाता है तो वो इससे कैसे बचे। इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोने में बेल आइकन है, उसको क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई फ्रेश वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग ये जानते हैं या अधिकतर लोगों को इस बारे में जानकारी है कि न्यायालयों में आए दिन दहेज प्रताड़ना का केस जो है वो झूठा साबित होता है। भारत में दहेज हत्या एवं प्रताड़ना से महिलाओं को बचाने के लिए 1983 में भारतीय दंड संहिता की धारा 498A को जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य ये था, इसका मकसद ये था जोड़ने का कि दहेज जैसी सामाजिक बुराई को और ससुराल में होने वाले अत्याचारों से महिलाओं को संरक्षण दिया जा सके। इस धारा के अंतर्गत महिला को केवल एक शिकायत करनी पड़ती थी, यानी कि महिला ने केवल एक शिकायत की है और बिना किसी विवेचना के पुलिस जो है वो पति सहित अन्य ससुराल के जितने भी सदस्य हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर देती थी। कुछ प्रकरणों में ये धारा महिलाओं के लिए ससुराल वालों को ब्लैकमेल करने का भी जरिया साबित हुई है। और ये सब चीज़ें हम वैसे ही आपको नहीं कह रहे हैं कि महिला इसका मिसयूज़ कर रही हैं। हाँ, ये कोर्ट में बहुत सारे ऐसे केस आए हैं जहाँ पर कि न्यायालय ने ये सिद्ध किया है कि जो केस लगाए गए थे वो झूठे केस थे और महिलाओं ने केवल ससुराल वालों को परेशान करने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए 498A का जो है वो केस लगाया था। अब न्यायालयों में अगर हम आज की बात करें, वर्तमान समय की बात करें, तो वर्तमान में भी न्यायालय में कई मुकदमे जो हैं वो लंबित है 498 से जो रिलेटेड है। और कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें ये माना गया है कि इस धारा का महिला पक्ष द्वारा दुरुपयोग हुआ है। ये कानून आपराधिक है, परंतु इसका स्वरूप जो है वो पारिवारिक है। पारिवारिक किसी भी झगड़े को दहेज प्रताड़ना के विवाद के रूप में परिवर्तित करना अत्यंत ही सरल होता है। देखिए, ये कानून है कौन सा, आपराधिक है, लेकिन इसका जो स्वरूप है वो पारिवारिक है। परिवार के अंदर जो है वो जितने भी झगड़े होते हैं उन झगड़ों को वो महिला जो है वो दहेज प्रताड़ना का रूप दे देती है और उसको इस रूप में परिवर्तित करना उसके लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि फैमिली मैटर होता है, परिवार के अंदर का मैटर होता है। तो पारिवारिक मैटर को जो है उसको आपराधिक मैटर में बदलने में महिलाओं को ज़्यादा समय नहीं लगता है। एक विवाहिता की केवल एक शिकायत पर यह मामला दर्ज हो जाता है और परिवार के सभी सदस्यों को अभियुक्त के रूप में नामजद कर दिया जाता है और सभी अभियुक्तों को जेल में भेज दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यह एक गैर जमानती संज्ञेय असंयोजनीय अपराध है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि एक पारिवारिक विवाद को जो है महिला इसका दहेज उत्पीड़न का मामला बताकर परेशान करने के आशय से न्यायालय में या थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा देती है और उसमें अपने परिवार के उन सदस्यों का भी नाम लिखवा देती है जो कि उसके उत्पीड़न अगर वास्तव में उसके साथ होता है तो उसमें सम्मिलित नहीं होते हैं, तो भी वो सभी का नाम लिखवा देती है और जो पुलिस अधिकारी हैं वो बिना किसी जांच के गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करके और उनको जेल में भेज देते हैं या बंद कर देते हैं। तो कि ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि ये एक गैर जमानती अपराध है, इसमें जमानत नहीं हो सकती है, एक संज्ञेय अपराध है और एक असंयोजनीय अपराध है। इसलिए भारत देश में कई पुरुष धारा 498A के झूठे मुकदमे को लड़ रहे हैं और खुद के बचाव के लिए न्यायालयों के चक्कर भी काट रहे हैं, किंतु उन्हें राहत नहीं मिल पाती है। इस प्रकार के कुछ झूठे मामलों को ध्यान में रखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय भी कुछ प्रकरणों में धारा 498A के दुरुपयोग की बात पर विचार किया है, जिसमें एक प्रमुख मामला है सुशील कुमार शर्मा बनाम भारत संघ और अन्य। ये 2005 का मामला था। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने 498A के दुरुपयोग को लीगल टेररिज्म या ये कहें कि कानूनी आतंकवाद भी कहा है। इस फैसले में जस्टिस AK गोयल और जस्टिस UL ललित की पीठ ने फैसला सुनाया था। ये उत्तर प्रदेश का केस था और इस मामले में उन्होंने ये फैसला दिया था कि 498A को कानून में रखने का जो संशोधन 1983 में करके किया गया था, केवल उद्देश्य इतना था कि पत्नी को उसके पति या उसके परिजनों के हाथों होने वाले मानसिक और शारीरिक अत्याचार से बचाया जा सके, वह भी तब जब ऐसी प्रताड़ना के कारण पत्नी के द्वारा आत्महत्या करने की आशंका पैदा हो तब, परंतु इसका मिसयूज होने लगा। भारत सरकार ने भी फर्जी मुकदमों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 498A में संशोधन की आवश्यकता पर विचार किया, लेकिन फिलहाल इस दिशा में अधिक ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। फिर भी भारत की जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ने, उसने इस धारा के अंतर्गत सीधे गिरफ्तारी या बिना वारंट के गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज प्रताड़ना निरोधक कानून की जो धारा 498 है, इसको बहुत ज़्यादा हो रहे दुरुपयोग को रोकने के लिए अपने कुछ डायरेक्शन दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इन नए दिशा निर्देशों के अनुसार अब दहेज प्रताड़ना के जो मामले हैं, उसमें पीड़ित व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति का कोई भी रिश्तेदार अपराध की जानकारी देने के लिए पुलिस के पास न जाकर एक मोहल्ला कमेटी बनाई गई है, उस मोहल्ला कमेटी के पास जाएगा और उसके बाद वो मोहल्ला कमेटी अपनी जांच पड़ताल के बाद एक रिपोर्ट तैयार करेगी। फिर वो रिपोर्ट जो है वो पुलिस के पास भेजी जाएगी। कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही पुलिस ये निर्णय करेगी कि इस मामले में आगे कार्रवाई करना आवश्यक है अथवा नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे डायरेक्शन दिया है कि चूँकि झूठे मामले बढ़ रहे हैं कोर्ट में और ये न्यायालय को भी नज़र आ रहा है कि महिलाएं इसका दुरुपयोग कर रही हैं, तो इसलिए उन्होंने डायरेक्शन दिया है कि पहले जो शिकायत दर्ज करानी है पीड़ित महिला को या उसके रिश्तेदारों को, तो एक मोहल्ला कमेटी बनाई जाएगी और उस मोहल्ला कमेटी में वो शिकायत को दर्ज कराएगी। मोहल्ला कमेटी जो है वो उसकी शिकायत की जांच करेगी और अगर उसको लगता है कि सही बात है तो फिर मामला पुलिस के पास जाएगा। तो दोस्तों, ये 498A के दुरुपयोग के ऊपर वीडियो था और अगर 498 के मामले में आरोप के तथ्य अलग अलग हैं, मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि 498 का केस जब कोर्ट में जाता है तो एक व्यक्ति के जो तथ्य होते हैं, मतलब उसकी पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं वो अलग होते हैं और दूसरे केस में अगर कोई दूसरा व्यक्ति है तो उसकी पत्नी अलग आरोप लगाती है, तो इसके जो फैक्ट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग फैक्ट होने की वजह से आपको जो है सबूत के लिए और गवाहों के लिए वकील की सहायता से आप जो है सबूत और गवाहों को इकट्ठा कर सकते हैं और विधि की जानकारी प्राप्त कर आप जो है इस आरोप से अपने आप को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ कमेंट और शेयर भी करिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।